हेलो दोस्तों। जो अगला टॉपिक है वो है कंपनी का परिसमापन। कंपनी के परिसमापन पे हम एक छोटा सा वीडियो सेशन बनाएंगे। देखिए, कंपनी के समापन का मतलब होता है कंपनी को समाप्त करना। कंपनी को समापन या कंपनी का वाइंडिंग अप बोलते हैं। इसको समाप्त कैसे कर सकते हैं? कोई भी कंपनी का निर्माण किया गया, उसका संचालन किया जा रहा है, तो उसका समापन क्यों किया जाएगा और किस स्थिति में हम करेंगे, क्या कारण होगा कि हम कंपनी का समापन कर सकते हैं। तो इसके जो निम्नलिखित कारण हैं या जो समस्याएं हो सकती हैं, जिन समस्याओं के वजह से कंपनी का समापन किया जाएगा, या आप कह सकते हैं कि ऐसी क्या स्थिति होगी जिस स्थिति में आने पर कंपनी का समापन किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 271 है, तो 271 में ये बताया गया है कि अधिकरण के द्वारा, जैसे कोई अथॉरिटी है, आवश्यकता पड़ने पर जो अथॉरिटी है वह कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 271 के अंतर्गत कंपनी के अनिवार्य परिसमापन की कुल 7 रीतियां बताई गई हैं। इन 7 रीतियों से इसका समापन किया जा सकता है। तो पहला है कि ऋण का संदाय करने में कंपनी असमर्थ हो जाता है। जब कंपनी ऋण का संदाय करने में असमर्थ हो जाएगा तो जो अधिकरण होगा वह उसका वाइंडिंग अप कर देता है, समापन कर देता है। अगला पॉइंट जो है वो आपका है कि विशेष प्रस्ताव द्वारा परिसमापन। अगर जो कंपनी को चला रहे हैं वो लोग विशेष प्रस्ताव करके कंपनी का समापन चाहते हैं, तो वो प्रस्ताव करके अधिकरण के माध्यम से कंपनी का समापन करा सकते हैं। और जो अगला इसका पॉइंट है वह है कि राष्ट्रहित के विरुद्ध होने पर, अगर कंपनी राष्ट्रहित के विरुद्ध हो जाती है या अब ऐसी सिचुएशन में पहुंच गई है, ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जो राष्ट्रहित के विरुद्ध है, राष्ट्रहित में नहीं है, तो इसका समापन किया जा सकता है। अगला है रुग्ण कंपनी का परिसमापन। कंपनियां जब फायदे में नहीं रह जाती हैं, घाटे में चली जाती हैं, या लंबे बहुत पुरानी हो गई हैं, रुग्ण हो गई हैं, अब उसमें वो कह सकते हैं कि अब उसको एक नया रूप देने की ज़रूरत है, उसको समाप्त किया जाना आवश्यक हो गया है, तो उसका समापन किया जाता है रुग्ण होने पर। कंपनी को रुग्ण होने पर उसका समापन किया जाना जरूरी है। कंपनी रजिस्ट्रार के आवेदन पर परिसमापन। कंपनी रजिस्ट्रार जो होता है, कंपनी रजिस्ट्रार यदि आवेदन कर दिया तो अधिकरण को कंपनी का समापन करना होगा। इसके बाद जो इसकी अगली रीति है वो है वित्तीय विवरण दाखिल करने में विफल रहने पर। जो वित्तीय विवरण होता है, जो आय व्यय का स्रोत हो रहा है, उसका अगर उसका विवरण सही ढंग से नहीं दिया जा रहा है, तो विवरण देने में अगर असफल होते हैं या विफल हो जाते हैं, तब भी कंपनी का समापन किया जाएगा, कंपनी का समापन किया जाएगा। तो ये रहे आपके कंपनी के समाप्त करने के कई कारण। इन कारणों से कंपनी का समाप्त किया जा सकता है। जो अगला पॉइंट है संगम ज्ञापन। इसको बोलते हैं संगम ज्ञापन। संगम ज्ञापन को इंग्लिश में मेमोरेंडम बोलते हैं, मेमोरेंडम। तो संगम ज्ञापन जो है ये आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसको पूरा लिखेंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है ये कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के 56 में है। ये धारा 2 के 56 में बताया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 2 के 56 में बताया गया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या संगम ज्ञापन। तो संगम ज्ञापन के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों कि ये संगम ज्ञापन क्या है। ज्ञापन से किसी पूर्व कंपनी विधि या इस अधिनियम के अनुसरण में किसी कंपनी का मूल रूप से विरचित या समय समय पर यथा परिवर्तित संगम ज्ञापन अभिप्रेत है। संगम ज्ञापन का मतलब जैसे कोई कंपनी है, उसका जो प्रॉस्पेक्टस बनाया जाता है या समय समय पर जो परिवर्तन किया जाता है उसका विवरण, उसी के विवरण को आप संगम ज्ञापन कह सकते हैं। संगम ज्ञापन के बारे में लॉर्ड पार्कर ने कहा कि संगम ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य अंशधारी
ऋणदाता तथा कंपनी से समव्यवहार करने वाले अन्य व्यक्ति को कंपनी के उद्देश्य और उसके कार्य क्षेत्र की परिधि के संबंध में अवगत कराना है। तो ये आपका हो गया संगम ज्ञापन। इसका मतलब यही हुआ कि जो आपका अंशधारी हैं, ऋणदाता हैं, कंपनी का समव्यवहार है, तो जो कंपनी से समव्यवहार करने वाले अन्य व्यक्ति हैं उनके उद्देश्य और इसके कार्यक्षेत्र की परिधि के संबंध में अवगत कराना होता है। कंपनी का जो परिक्षेत्र है, कंपनी का जो कार्यक्षेत्र है, इससे और जो अंशधारी हैं, जो इसके ऋणदाता हैं, इनके संबंध में जो कार्य होता है उसी के बारे में हम संगम ज्ञापन के अंतर्गत जानकारी हासिल कर सकते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के माध्यम से। पामर ने ज्ञापन को ही कंपनी का संगम ज्ञापन कहा। जो ज्ञापन होता है, जिसे एक तरह से आप विज्ञापन कह सकते हैं, विज्ञापन से ही ज्ञापन शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो पामर ने ज्ञापन को कंपनी का संगम कहा। उनके अनुसार संगम ज्ञापन प्रस्तावित करने के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संगम ज्ञापन, जिसे सीमा नियम भी कहा गया है, यह सीमा नियम कहलाता है, कंपनी का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। कंपनी के नींव का पत्थर कहा जाता है, क्योंकि यह वह दस्तावेज है जिस पर संपूर्ण कंपनी का ढांचा टिका रहता है। यह कह दिया जाए तो कोई गलत बात नहीं होगा कि यह कंपनी की संपूर्ण जानकारी देने वाला एक दर्पण होता है। कंपनी के संगम ज्ञापन में कंपनी का नाम, उसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, उसके उद्देश्य, उसमें विनियोजित पूंजी, कंपनी की शक्ति आदि का उल्लेख समाहित किया जाता है, जिसे मेमोरेंडम कहा जाता है। तो ये आपका मेमोरेंडम हो गया। उसके बाद दोस्तों जो अगली बिंदु होगी, अगली पॉइंट है, अगली पॉइंट के बारे में बात करेंगे। इसमें हम बात करते हैं कंपनी का स्वैच्छिक परिसमापन। कंपनी को हम स्वेच्छा से परिसमापन कैसे कर सकते हैं? कंपनी की स्वैच्छिक परिसमापन। स्वैच्छिक परिसमापन के बारे में बात करते हैं। स्वैच्छिक परिसमापन की, जब किसी कंपनी का परिसमापन उनके लेनदार तथा अंशधारकों द्वारा अधिकरण के बिना किसी हस्तक्षेप के किया जाता है तो उसे कंपनी का स्वैच्छिक परिसमापन कहा जाएगा। जब अंशधारक जो है वो और बाकी जो लेनदार हैं, ये आपस में स्वेच्छा से यदि कंपनी का परिसमापन कर रहे हैं, उसका वाइंडिंग अप कर रहे हैं, तो परिसमापन कहा जाएगा। इसमें अधिकरण का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इस प्रकार के परिसमापन का मुख्य उद्देश्य अधिकरण के हस्तक्षेप के बिना अंशधारक एवं लेनदार के आपसी समझौते के माध्यम से अपनी समस्या और विवाद का निपटारा करना है। सामान्यतः कंपनी का स्वैच्छिक परिसमापन ही किया जाता है, क्योंकि इसमें अधिकरण का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ऋणदाता और शेयरधारक आपसी समझौते से समस्या के समाधान का प्रयास करते हैं। तो ये आप एक तरह से कह सकते हैं स्वैच्छिक समाधान। उपरोक्त कारण से स्वैच्छिक परिसमापन की विधि काफ़ी लोकप्रिय हो गई है, परंतु कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 270 के खंड 1 के अनुसार कंपनी का परिसमापन अधिकरण द्वारा अनिवार्यतः या लेनदारों या सदस्यों की स्वेच्छा से लिया जा सकता था, परंतु दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अनुसूची 11 द्वारा धारा 270 में संशोधन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी के स्वैच्छिक समाधान के प्रावधान को विलोपित कर दिया गया है। अब ये जो स्वैच्छिक परिसमापन वाला प्रावधान है, इसका विलोपन कर दिया गया शोधन अक्षमता संहिता 2016 की अनुसूची 11 के द्वारा। अतः अब कंपनी का स्वैच्छिक परिसमापन केवल दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अंतर्गत ही किया जाएगा।
तो ये आपका स्वैच्छिक परिसमापन हुआ। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 की धारा 59 के अनुसार कोई भी निगमित निकाय या कोई कंपनी जो स्वेच्छा से विघटन का इच्छा रखता है और जिसने कोई व्यतिक्रम कारित नहीं किया है, कोई लापरवाही या कोई व्यतिक्रम नहीं किया है, स्वयं का स्वैच्छिक विघटन इस संहिता के अंतर्गत करा सकता है। तो ये आपका स्वैच्छिक परिसमापन जो है ये दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अंतर्गत होगा, जो कि धारा 59 में होगा। इस हेतु या इसके लिए कंपनी के निदेशक के बहुमत द्वारा घोषणा की जानी चाहिए। निदेशक के बहुमत द्वारा घोषणा होगा, जो कि शपथ पत्र द्वारा स्थापित ये होगा, सत्यापित होगा। इस घोषणा पत्र में यह भी उल्लेख किया गया होगा कि कंपनी किसी व्यक्ति को धोखा देने या उसके प्रति कपट करने के प्रयोजन से स्वयं का विघटन नहीं करा रही है। स्वैच्छिक समापन रहा आपका। उसके बाद जो आप अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, अगला महत्वपूर्ण बिंदु होगा आपके कंपनी अधिनियम में विनिमय पत्र। तो विनिमय पत्र के बारे में हम बात करेंगे। विनिमय पत्र जिसे एक्सचेंज बिल भी कहा जाता है, तो विनिमय पत्र के बारे में आइए बात करते हैं। विनिमय पत्र की परिभाषा धारा 5 में दिया गया है। धारा 5 के अनुसार विनिमय पत्र में किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी निश्चित धनराशि का किसी व्यक्ति विशेष को संदाय करने का आदेश दिया जाता है। विनिमय पत्र का सर्वोत्तम उदाहरण ड्राफ्ट है। वैसे विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, किसी को कुछ देना और उसके बदले में उनसे कुछ लेना, अदला बदली कर सकते हैं, अदला बदली करना। और जो अदला बदली की बातें लिखी गई हैं या लिखा पढ़ी के रूप में किया गया है उसी को हम विनिमय पत्र कहेंगे। तो विनिमय पत्र के लिए आवश्यक तत्व क्या है? यह लिखित होना चाहिए, धनराशि के भुगतान का आदेश होना चाहिए, धनराशि के भुगतान का आदेश शर्त रहित होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का शर्त नहीं होना चाहिए, आदेश देने वाला व्यक्ति निश्चित होना चाहिए और लेनदार भी निश्चित व्यक्ति होना चाहिए। आदेश केवल धन के संदाय का होना चाहिए, केवल धन के देने की बात उसमें की जानी चाहिए, अन्य और किसी प्रकार की बात विनिमय पत्र में नहीं लिखा जाएगा। वचन पत्र समुचित रूप से मुद्रांकित होगा, जो वचन होगा वो समुचित रूप से मुद्रांकित रहेगा, इसमें लिखा गया रहेगा। संदाय की जाने वाली राशि भी निश्चित होनी चाहिए। ये आदेशक का हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए, जो आदेश दे रहा है, जिसके आदेश को उसमें लिखा जा रहा है उसका हस्ताक्षर वहाँ पे किया जाना जरूरी है। तो विनिमय पत्र में सामान्यतः 3 पक्षकार होते हैं। विनिमय पत्र जो होता है इसमें 3 पक्षकार होते हैं। विनिमय पत्र का रचयिता जिसे लेखीवाल कहते हैं, जो विनिमय पत्र का रचयिता है, जो विनिमय पत्र को रच रहा है, लिख रहा है, लेखीवाल हो गया। दूसरा है जो विनिमय पत्र को संबोधित करने वाला, तो उसको बोलते हैं ऊपरवाल, जो उसको संबोधित किया वो हो गया ऊपरवाल। तथा तीसरा व्यक्ति है जो विनिमय पत्र को पाता है। तो ये रहा आपका विनिमय पत्र। इसके बाद हम चेक के बारे में बात करेंगे। चेक, ये चेक बोलते हैं, इसे चेक भी कह सकते हैं और चेक भी बोलते हैं। अब आप समझ लें, ये वही चेक है जिस पर लेन देन के लिए लिखा पढ़ी किया जाता है। चेक की परिभाषा जो है धारा 6 में दिया गया है। धारा 6 के अनुसार चेक ऐसा विनिमय पत्र है जो विनिर्दिष्ट बैंकार पर लिखा गया है। एक स्पेशल बैंकार होता है, एक स्पेशल कह सकते हैं कि कागज होता है जिस पर लिखा गया रहता है, जिसकी मांग पर या अन्यथा देय होना अभिव्यक्त नहीं है और इसमें विकृत चेक का इलेक्ट्रिक प्रतिबिंब तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप में चेक शामिल होता है। उस पर जो इलेक्ट्रिक प्रतिबिंब बना होता है